आकांक्षा सिंह, सत्र 2018 की छात्रा, आप सभी के समक्ष आदरणीय लता मंगेशकर जी के व्यक्तित्व को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय लता जी को कौन नहीं जानता, जिनकी मुस्कान की चमक हर इंसान तक और आवाज़ की पहुंच आसमान तक है। लता जी ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने पिता के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेत्री कदम रखा। पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में उनका ये सफ़र आसान नहीं रहा। बतौर पार्श्व गायिका उन्हें अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। वह ऐसा दौर था जब पार्श्व गायकों को मान्यताएं नहीं मिलती थी, किंतु अनेक वर्षों के संघर्ष के बाद फिल्म बरसात में पहली बार उन्हें बतौर गायिका उनका नाम रखा गया। फिल्म बरसात में वह एक सशक्त व्यक्तित्व की पहचान थी और ऐसा समय जब महिलाओं का कामकाजी होना एवं गायन और अभिनय आदि क्षेत्रों में अपना करियर बनाना अत्यंत दुर्लभ एवं समाज के लिए अस्वीकार्य था। उन्होंने ऐसे समय में जीवन को अपनी शर्तों पर जिया एवं समाज, देश, दुनिया में अपनी एक अमिट पहचान बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी कुछ पंक्तियाँ फिल्म वो कौन थी के गाने लग जा गले से मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमको मिली है आज घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। धन्यवाद। रघुपति छायना शतयोजन शतशतयोजन शरधियोजन शरपनिनन्दन रघुरघुनन्दन रघुवर सेवक रघुपति छायना। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी मौर्य है। मैं सत्र 2018 की छात्रा हूँ। मैं इस स्टेज पर महर्षि वाल्मीकि रामायण उल्लिखित माता सीता के चरित्र को प्रतिदर्शित कर रही हूँ, जिनका संपूर्ण जीवन अत्यधिक ही संघर्षपूर्ण रहा था, जिन्होंने एक राजकुमारी के जैसे जीवन को व्यतीत किया था, किंतु विवाह पश्चात जब उनके पति को वनवास हुआ तो उन्होंने उस जीवन को भी सहर्ष स्वीकार किया और वहाँ की चुनौतियों को अच्छे ढंग से निभाया। उसके पश्चात जब वनवास के अंतिम दिनों में जब रावण द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया था, तब उसके ऐश्वर्य, बल और शक्ति के प्रभाव में न आकर उन्होंने अपने स्वाभिमान और धर्म का परिचय दिया। उन्होंने बोला कि वे किसी भी सूरत में श्री राम का परित्याग नहीं करेंगे, जहाँ उन्होंने अपने पत्नी व्रत धर्म को अच्छे से निभाया। उसके पश्चात जब वनवास से वो वापस लौटे तो भगवान श्री राम को तो पुनः राज्य प्राप्त हो गया, लेकिन माता सीता को एक फिर से वनवास प्राप्त हुआ, जहाँ पर उन्होंने किसी भी सुख सुविधाओं के बिना अपने पुत्रों को जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया, उनको स्वावलंबी बनाया, उनको शिक्षा दीक्षा दी, जो कि उनके कर्मयोगिनी होने का परिचायक है, जो कि हमें ये बताता है कि हमें किसी भी सूरत में अपने कर्म का परित्याग नहीं करना है। धन्यवाद। I don't think anybody sitting in this auditorium related to Ayurveda hasn't read or isn't going to read about her. Dr. Tiwari ma'am was born on 5th August 1937 in the Amroli district of Kanpur, Uttar Pradesh. She completed her bachelor's in Ayurvedic sciences from Bundelkhand Ayurvedic College, Jhansi. Dr. Tiwari has served in the Department of Prasuti Tantra and Stree Rog IMS BHU as lecturer, reader, professor and later head of department for over 33 years. She was also the Dean of Faculty of Ayurveda, BHU. Later on, she was appointed as the Director WHO Collaborating BHU.
It is estimated that ma'am has seen over 5 lakh patients in her career, which means that she has empowered over 5 lakh women by giving them the gift of a healthy life. In her inspiring career, ma'am has published over 215 research papers and written several books on special subjects related to women's health. आज मैं किसी भी एक प्रसिद्ध महिला को ना दर्शाकर सभी वर्किंग वीमेन को प्रदर्शित कर रही हूँ। वह महिला जो अपने घर में सबसे पहले उठकर घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरी करके अपने बच्चों को उत्तम परवरिश देकर ना सिर्फ एक मकान को घर बनाती है, साथ ही साथ अपनी नौकरी को भी पूर्ण निष्ठा से निभाती है। आज के वर्किंग वुमेन उस अनंत में आकाश के समान है जिसकी ना ही कोई सीमाएं हैं और ना ही कोई रेखाएं हैं। हर अचीवमेंट इंक्लूड्स देश के विकास में उनका सहयोग, घर खर्च में एक सहयोगी हाथ, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी में उनकी निपुणता, साथ ही साथ अपने बच्चों को सामाजिक मूल्यों और नैतिकता का पाठ सिखाकर एक उच्च राष्ट्र का निर्माण करती हैं। आई बिलीव empowered women has always empowered women. I got the idea to represent the working women today by seeing my own mother, a teacher, जिन्होंने घर और बाहर दोनों ही कार्यों में श्रेष्ठ संतुलन बनाकर मुझे हमेशा ही अचंभित किया है। Taking the another example, who doesn't know about Sudha Murthy, a youth icon? Apart from being a homemaker, she has always been an advocate of women's rights and has empowered women in so many ways. At last, I believe all the 9 rupas of Ma Shakti or Durga are compacted inside a working women in different spheres of her life. Thank you so much. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिवांगी यादव फ्रॉम 19 बैच आज आप सभी के सामने एक संघर्ष जुनून और समर्पण से भरी हुई साक्षात प्रतिमूर्ति हमारी द ग्रेट इंडियन रेसलर विनेश फोगाट जी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं उन्हें अपना आइडियल मानती हूँ। शी इज माई आइडियल क्वीन, व्हाट अ लेडी शी इज। उनकी जो भी जर्नी रही है वो अप्स एंड डाउन से भर कर रही है। मैं आज उनके अप्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी बिकॉज यू ऑल आर नो व्हाट अ लेडी, मल्टीपल गोल्ड मेडलिस्ट। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर who got gold in Asian and Commonwealth Games. बट आज मैं उनकी डाउन की जर्नी बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। एक फेज ऐसा आया 2018 का टाइम जब उनको ACL एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी हुई। 1 साल कंप्लीट वो व्हील चेयर पे रही। उसके बाद उस लेडी ने इतना जज्बा दिखाया कि 1 साल में वो रिकवर हुई, फिर से दंगल के मैदान में आके खड़ी हुई। अगर वो अपने क्षेत्र में ये कर सकती है तो मैं अपने क्षेत्र में अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए वो जुनून, वो जज्बा क्यों नहीं ला सकती। सिर्फ मैं ही नहीं, जितनी भी लड़कियां बैठी हैं ये उन सब के लिए एक मोटिवेशनल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है उनकी। इसके अलावा मैं एक छोटा सा उनका ओलंपिक का इंसिडेंट बताना चाहूंगी। ऑल्दो वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई ड्यू टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट उनकी एक रात पहले की जो जर्नी थी, कंटिन्यूअस 12 आवर्स पूरी रात बिना सोए बिना खाए रनिंग करी, कंटिन्यूअसली अपना ब्लड निकलवा दिया। बाल एज यू नो गर्ल्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्होंने अपने बाल तक कटवा दिए ताकि वेट उनका 50 kg के अंदर आए। बट अनफॉर्चुनेटली वो दंगल के मैदान में तो कुश्ती हार गई, बट इन रियल लाइफ वो हमारे लिए एक सनशाइन बन के उभरी हैं। इसी के साथ मैं वुमेन एम्पावरमेंट का उनका एक जर्नी जो रही है एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। लास्ट ईयर इन 2023 she did a
फेडरेशन ऑफ इंडिया में, और सिर्फ आरएफआई में नहीं, अदर नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है, नेशनल फेडरेशंस ऑफ इंडिया है, आखिर क्यों उसमें कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट पैनल्स नहीं बनाए गए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? अगर कोई वुमेन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको अपनी सेल्फ अगर कोई भी दिक्कत है, वो कहाँ जाके कंप्लेंट करेगी? क्यों कमेटी नहीं बनाई गई? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका साथ दिया है, और आज उन्हीं की बदौलत हर नेशनल फेडरेशन में ये काम चल रहा है कि अलग से पर्सनल कमेटी बनाई जाए और उसका ध्यान रखा जाए कि वुमेन को कोई भी स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मुझे उनकी जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। लास्ट में मैं अपनी वाणी को यही विराम करते हुए बस एक लाइन बोलना चाहूंगी, छोरिया छोरों से कम है के। जन्म जन्म वो तू ही मेरे पास जन्म जन्म वो तू ही ज़मीं आसमां। Good evening to our chief guest, all the respected teachers, and my dear friends. Myself, Shruti Kuril of Batch 2019. The woman I idolize is my mother, who is also a housewife. I consider her as my idol because she is the one who exemplifies all the qualities that I deeply admire and strive to attain in my own life. Growing up, I have seen her balancing numerous responsibilities, keeping herself aside, and being dedicated to our family wholly. And she is the one who has taught me to speak up for the right and be confident at the same time. And now, with my due respect to all the women who are officially working and serving our country as a doctor, teacher, IAS, IPS, etc., I wanted to bring to the light the fact that a mother who might be a housewife is actually the woman who always empowers her child and helps in shaping up the strong personality and become the person that she is. And I believe women empowerment occurs not only in grand gestures but in everyday activities. And for a girl, empowerment occurs at her home only. As for example, I have seen her empowering and being a motherly figure not only to me but to her younger sisters also, when my grandmother, who has always been a working woman, and I respect them both. She has always been a strong woman and been a strong advocate in my life. And lastly, I would like to conclude by saying that a mother's contribution in women empowerment occurs every day at every step, and her contribution might not be written in the books of history, but it lives immortally in the lives, minds, and hearts of all other women whom she ever helped, guided, and been kind to. Thank you so much. नमस्ते, मेरा नाम आकांक्षा राजपूत है। आज मैं डॉक्टर किरण बेदी मैम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया। शी वॉज अ वुमेन विद iron heart and firm determination. It needs a huge courage to be the only woman in the batch of 80 men. She was born in Amritsar on 9 June 1949. She was one among the 4 daughters, but his grandfather was against the study. लेकिन उनके फादर ने उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू कराया और उनको एक IPS ऑफिसर बनाया। तो हमें मैम से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हम जो भी चाहें वो बन सकते हैं। हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए कि मेंस के बीच में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं ग्रेसी पटेल BMS तृतीय वर्ष की छात्रा सभागार में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ।
विषम परिस्थितियों में भी अपने आत्मविश्वास से सफलता प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी जी के जीवन से आज मैं आपको परिचित कराना चाहूंगी। विदेश की धरती पर जाकर शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला वही थी। उनका जन्म सन 1865 में एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार में हुआ था, जहां लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को सीरियसली नहीं लिया जाता था। उन्हें तो बस चूल्हा चौका तक ही सीमित रखा जाता था। सोचिए, उनका बाल विवाह 9 वर्ष की उम्र में करा दिया गया था, वो भी उनसे 20 वर्ष ज्यादा उम्र के व्यक्ति से। उनका नाम था गोपाल राव जोशी। शादी के बाद उनका नाम आनंदीबाई रखा, जबकि उनका बचपन में नाम यमुना था। शादी के 5 साल बाद महज 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली संतान को जन्म दिया, परंतु वे 10 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहा। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में अपने 10 दिन के बच्चे को खोने पर आनंदीबाई को रियलाइज हुआ कि इंडिया में डॉक्टर्स की कितनी ज्यादा कमी है। साथ ही सिर्फ मेल डॉक्टर्स होने के कारण प्रेगनेंसी के टाइम में माता और बच्चों की हालत बस इसलिए बिगड़ जाती थी क्योंकि महिलाएं मेल डॉक्टर से अपनी बात कहने में संकोच करती थी। वही वो पल था जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे भारत की प्रथम महिला डॉक्टर बनेंगी। उनके दृढ़ निश्चय के कारण वे अमेरिका पढ़ने गई और 1886 में उन्होंने अपनी एमडी की डिग्री हासिल की। 1887 में वे भारत लौटी और उन्होंने कोल्हापुर के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में एज फिजिशियन इंचार्ज नियुक्ति ली, परंतु वे बहुत दिन तक लोगों की सेवा नहीं कर पाई बिकॉज शी डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बिफोर टर्निंग 22। सोचिए, उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से सफलता प्राप्त कर कितनी ही लड़कियों को, हमारे देश की सभी लड़कियों को ये उम्मीद जगाई कि चेंज कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। हम तो फिर भी सोचिए, उस जमाने में उन्होंने ये सब किया। हम तो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं और हम तो डॉक्टर्स भी बनने जा रहे हैं। टॉपिक भी हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है, तो क्यों नहीं हम कर सकते। थैंक यू। Of one of the many women farmers. The empowerment of Indian women will not be complete without empowering the women who are living at India's last periphery, the one whose days start before sunrise and continue after sunset. These are the women farmer of India. I represent the women farmer of India. I am Priyanka Verma from batch 2021. लास्ट में मैं स्वीट लाइन कहना चाहूंगी। लोग कहते हैं बेटी को मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। मैं कहना चाहती हूँ, एक बार सोचो, किसान को मारोगे तो रोटी कहां से लाओगे। थैंक माना कि घर से बाहर काम करने नहीं निकलती हूँ मैं, पर ऐसा नहीं है कि दुनियादारी नहीं समझती हूँ मैं। माना कि घर से बाहर काम करने नहीं निकलती हूँ मैं, पर ऐसा नहीं है कि दुनियादारी नहीं समझती हूँ मैं। देह का कतरा खर्च कर करके मैं फिर भी सबको खुश दिखती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि दुनियादारी नहीं समझती हूँ मैं। मैं ज्योति विश्वकर्मा बैच 2021 की छात्रा हूँ। आज आप सबके समक्ष मैं गृहिणी होने का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। हम भारत की घर की महिलाएं स्तंभ है समाज का। लीड़ा
सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं 2021 की छात्रा हूँ। आज आप सभी के समक्ष मैं गंगूबाई के रूप में खड़ी हूँ। गंगूबाई का जन्म गुजरात के कमाटीपुरा गांव में हुआ था। वह बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। वह महज 16 साल की थी तभी उन्हें अपने पिता के अकाउंटेंट रमणीक लाल से प्यार हो गया और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने बिना अपने घर पे बताए उनसे शादी कर ली। उसके बाद वह मुंबई आकर शिफ्ट हो गई। यहीं से उनकी पूरी कहानी बदल जाती है। वो मुंबई आ तो जाती है पर वहाँ उन्हें उनके पति द्वारा धोखा दिया जाता है और महज 500 रुपए में उन्हें कमाटीपुरा के ब्रोथल में बेच दिया जाता है। यहीं से गंगूबाई की पूरी कहानी बदल जाती है। तो मैं आज उस तबके की बात कर रही हूँ जहाँ महिलाएं स्वयं के लिए तो लड़ नहीं पाती तो अपने उस समाज के लिए क्या ही सोचेंगी। वही उन्होंने न केवल अपने लिए आवाज उठाई, अपने समाज के लिए, अपने उस समाज के लिए भी आवाज बनी जिन्हें आप लोग शिक्षित कहते हैं पर महिलाओं को आजादी देने से डरते हैं। गंगूबाई उस तबके की आवाज बनी।